एक सवाल से शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर कोई आपकी सबसे शर्मनाक फोटो आपके घर भेज दे तो आप क्या करोगे? सोचना मुश्किल है ना? अब सोचो, आप सिर्फ 14 साल के हो, स्कूल से घर आ रहे हो और आपको अचानक पता चलता है कि वो फोटो ऑलरेडी किसी के पास है और वो इंसान बोल रहा है कि चुप रहो वरना घर तक पहुंचेंगे। आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे, घर में बताओगे या दोस्तों को बुलाओगे? सोचो जरा, हर रास्ता बंद है। पुलिस के पास गए तो स्कैंडल और बड़ा होगा, घर में बताया तो इज्जत के नाम पर शहर छूटेगा और दोस्त वो खुद उसी गैंग के डर में जी रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, चुप रहो। और यही इस पूरे गैंग का प्लान था। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो किसी क्राइम की नहीं है। यह एक सिस्टम के फेलियर की है, एक जर्नलिस्ट की हिम्मत की है और उन तमाम लड़कियों की है जिनके नाम हम नहीं ले सकते, जिनके चेहरे हम नहीं दे सकते, लेकिन जिनकी जिंदगी एक गैंग ने, एक कैमरे ने और एक करप्ट सिस्टम ने हमेशा के लिए बदल दी। यह है अजमेर 1992 और आज मैं आपको यह पूरी कहानी शुरू से एंड तक सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं शुरू से। अजमेर राजस्थान का वो शहर जहां दरगाह शरीफ की जियारत के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। एक छोटा टाइट नेट शहर जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और जहां एक रूमर सुबह उठता है तो शाम तक पूरे मोहल्ले में पहुंच जाता है। इसी शहर में 1988 के आसपास एक नेटवर्क था, काफी ऑर्गेनाइज्ड, काफी पावरफुल और काफी डेंजरस। इस नेटवर्क के 3 मेन लोग थे, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। तीनों के पास शहर में अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन थे, लोकल लेवल पर काफी जान पहचान थी और इसी वजह से शहर में इनका एक अलग रुतबा था। इनके रुतबे का अंदाजा लगाना हो तो एक किस्सा सुनो। फारूक और नफीस एक बार अपनी जीप में एक रेस्टोरेंट पहुंचे, अंदर गए और सीधे मैनेजर को बोला, सबको आइसक्रीम खिलाओ। मैनेजर ने एक भी सवाल नहीं किया, आइसक्रीम आई, सब लोगों ने खाया और वो चले गए। बस यही था इनका रौब, यही था शहर में इनका डर और इसी रुतबे को, इसी पहुंच को उन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत शैतानी तरीके से यूज किया। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे जरूरी है समझना। 1988 सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, एक लड़की 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। ड्रीम्स हैं, फ्यूचर है। नफीस ने पहले फ्रेंडशिप बढ़ाई, धीरे धीरे बहुत केयर के साथ, जैसे कोई वेल विशर हो, जैसे कोई बड़ा भाई हो। और फिर एक दिन उसे एक फार्म हाउस पर इनवाइट किया गया, फैसागर के पास, शहर से बाहर। वहां जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था और जो हुआ उसके बाद वो था ब्लैकमेल। फोटो जो उसकी मर्जी के बिना खींची गई थी वो अब उसकी पूरी जिंदगी की चाबी बन गई थी। किसी को बताया तो फोटोज तेरे घर पहुंच जाएंगी और उस एक थ्रेड से उस लड़की को मजबूर किया गया अपनी क्लासमेट्स को लाने के लिए, अपनी सहेली को लाने के लिए, अपनी दोस्त को लाने के लिए। यही था इस गैंग का सबसे डेंजरस वेपन। एक विक्टिम दूसरी विक्टिम लाती, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, एक चैन जो एंडलेस थी। और इस चैन में 1988 से 1992 के बीच करीब 100 से ज्यादा लड़कियां फंस गई, उम्र 11 से 20 साल। यह कोई एक दो इंसिडेंट नहीं थी दोस्तों, यह एक प्लान, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक ऑपरेशन था। हर लड़की अजमेर के रिपोर्टेड स्कूल में पढ़ रही थी, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज की बेटियां थी और यही गैंग का कॉन्फिडेंस था कि फैमिलीज कभी सामने नहीं आएंगी क्योंकि इज्जत का डर उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और वो सच थे। सालों तक कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया, तब तक जब तक एक फोटो लैब में एक इंसान ने एक बड़ी गलती नहीं की। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कोई पुलिस अफसर नहीं है, कोई जज नहीं है, एक रिपोर्टर है, संतोष गुप्ता, दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर अजमेर का लोकल क्राइम बीट। संतोष गुप्ता एक बात जानते थे कि इन लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा और काफी पावरफुल है, लेकिन पूरी कहानी उन्हें अभी नहीं पता थी। फिर एक दिन उनके पास एक चीज पहुंची, एक फोटो, और उसके साथ पूरी कहानी खुल गई। हुआ यह था कि गैंग अपनी ऑप्शंस फोटोज पुरुषोत्तम नाम के एक फिल्म रियल डेवलपर से डेवलप करवाता था। एक दिन पुरुषोत्तम अपने पड़ोसी देवेन जैन के घर गया। देवेन जैन कुछ देख रहा था और पुरुषोत्तम ने सेखी में कहा, अरे ये क्या देख रहा है, मैं तुझे असली चीज दिखाता हूँ। और उसने वो फोटोज दिखा दी। देवेन घबरा गया, उसने फोटोज की कॉपीज निकाली और कुछ लोगों तक पहुंचाई, जिनमें दैनिक नवज्योति के रिपोर्टर संतोष गुप्ता भी शामिल थे।
संतोष गुप्ता ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एडिटर दीनबंधु चौधरी के साथ मिलकर 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योति ने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी। पहली बार किसी ने इस सच को सबके सामने रखा था, लेकिन शहर ने उस खबर को गंभीरता से नहीं लिया जिसकी वो हकदार थी, और मामला एक बार फिर से वहीं का वहीं रह गया। लेकिन संतोष गुप्ता रुके नहीं। 15 मई 1992 को उन्होंने दूसरी रिपोर्ट छापी। हेडलाइन थी, लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे, और इस बार विक्टिम्स की ब्लड फोटोज भी छपी। उस दिन न्यूज़पेपर की डिमांड 60,000 कॉपीज तक पहुंच गई, जबकि मशीन सिर्फ 5,000 कॉपियां ही छाप सकती थी। 18 मई को पूरा अजमेर बंद हो गया। सड़कों पर लोग थे, गुस्सा था, डर था और सिस्टम के प्रति शर्म थी। लेकिन एक बात और बतानी जरूरी है, जहां संतोष गुप्ता उस सच को उजागर कर रहे थे, वहीं कुछ दूसरे रिपोर्टर्स विक्टिम्स के घर जाकर फैमिलीज से पैसे मांग रहे थे कि फोटोज पब्लिश नहीं करेंगे, पैसे दो। संतोष गुप्ता ने इसका विरोध किया। उन्होंने जर्नलिज्म का धर्म निभाया और बाद में वो प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में गवाह भी बने। उन्होंने नवज्योति छोड़ दी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पीआर का काम करने लगे। 2024 में 32 साल बाद जब वर्डिक्ट आया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्या इसे जस्टिस कह सकते हैं? एक जजमेंट जस्टिस नहीं होता। यह एक लाइन 32 सालों का दर्द थी। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि अथॉरिटीज को हिलना पड़ा और 27 मई 1992 को अक्यूज्ड पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के वारंट जारी हुए। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार था जब किसी ऐसे केस में यह कदम उठाया गया था। इसके कुछ दिन बाद 30 मई को गंज पुलिस स्टेशन पर एफआईआर नंबर 107/1992 दर्ज हुई और फॉर्मली केस शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, एक्शन तो हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंप्लेंट्स पहले भी आई थी, जानकारी पहले भी थी, लेकिन इन अक्यूज का शहर में रुतबा इतना था कि हर बार मामला दब जाता था। और उस पूरे दौरान जब केस दबा रहा तब एविडेंस मिटाया जा सके, विटनेस को इमीडिएट किया जा सका और कई विक्टिम्स को और ज्यादा ट्रैप किया जा सका। रिटायर्ड डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज ने बाद में कहा, एक्यूज की सोशल और फाइनेंशियल अरिस्टोक्रेसी ने बहुत सारे विक्टिम्स को सामने आने से रोका। सितंबर 1992 में ट्रायल शुरू हुआ। 6 चार्जशीट, 18 एक्यूज, 145 से ज्यादा विटनेस, लेकिन 100 से ज्यादा विक्टिम्स में सिर्फ 17 ने प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट दिया। बाकी खौफ में थी, शर्म में थी या अब इस दुनिया में नहीं थी। जब न्यूज़पेपर में खबर छपी तो विक्टिम्स की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। फैमिलीज को थ्रेट मिलने लगे। अजमेर महिला समूह ने भी केस उठाया, लेकिन कंटिन्यूअस थ्रेट के बाद उन्हें भी विड्रॉ करना पड़ा। जो लड़कियां पहले से टूटी हुई थी उन पर अब शहर का, समाज का और इन लोगों का डर तीनों एक साथ था। और यह डर इतना भारी था कि कुछ लड़कियां उसे उठा नहीं पाई। वो इतनी अकेली थी, इतनी घुटी हुई थी कि न्याय का इंतजार करने की ताकत ही नहीं बची और वो इस दुनिया से चली गई। कई फैमिलीज ने अजमेर छोड़ दिया, कुछ ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, कुछ ने अपना नाम बदल लिया, और जो बची, जो टिकी रही, उनकी कहानी भी कम दर्दनाक नहीं थी। एक सर्वाइवर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी कहानी जरूर बताऊंगा क्योंकि उसने चाहा कि दुनिया जाने। 1992 में वो 18 साल की थी। जो हुआ उसके बाद जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रही। पहली शादी डिवोर्स पर खत्म हुई। दूसरी शादी में उसने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन जब हस्बैंड को पास्ट पता चला तो वो भी चला गया। उसका एक बेटा था जिसे उसने बहुत छोटी उम्र में आखिरी बार देखा था। लाइफ के इतने उतार चढ़ाव में वो भी बहुत दूर निकल गया। वो आज अपने घर का स्टोर रूम किराए पर देकर उसी में रहती है। 2024 में जब वर्डिक्ट आया तो वो 50 साल की थी। मतलब इस केस ने उसकी पूरी जवानी ले ली। 3 अलग अलग ट्रायल में 3 बार वही दर्द दोहराया, 3 बार उठना पड़ा, 3 बार बताना पड़ा और 3 बार रो के फिर खुद को संभालना पड़ा। दोस्तों, यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, यह उन तमाम लोगों की कहानी है जिन्हें सिस्टम ने बार बार उठने पर मजबूर किया और बार बार गिराया। 1992 में ट्रायल शुरू हुआ और 1998 में पहला वर्डिक्ट आया जब 8 अगस्त को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। विक्टिम्स को लगा कि शायद अब न्याय मिल रहा है, लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उन 8 में से 4 को एक्यूट कर दिया और फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे अक्यूज्ड की सजा को भी 10 साल में रिड्यूस कर दिया। और चूंकि वो पहले ही इतना टाइम सर्व कर चुके थे, वो उसी दिन फ्री हो गए और विक्टिम्स वही थी, वही दर्द था, वही सवाल था। उसी दौर में एक और खबर आई जो पूरे केस की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। नफीस चिश्ती जो सालों से फरार था, उसे आखिरकार दिल्ली पुलिस ने ट्रैक किया और जब उसे पकड़ा गया तो वो बुर्का पहनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जो इंसान इतने सालों तक इतनी लड़कियों पर रौब जमाता रहा था, वो आखिर में इस हाल में पकड़ा गया।
इस तरह गिरफ्तारियां साल दर साल होती रहीं और हर नई गिरफ्तारी के साथ एक नया ट्रायल शुरू होता था। विटनेस को फिर से ढूंढना पड़ता था, विक्टिम्स को फिर से कोर्ट बुलाना पड़ता था और उन्हें फिर से वही सब बताना पड़ता था जो वो भूलना चाहती थी। 32 सर्वाइवर थी 1992 में। तीसरे ट्रायल तक सिर्फ 16 ढूंढी जा सकी। उनमें से सिर्फ 6 कोर्ट आने को राजी हुई और उनमें से भी 3 हॉस्टाइल हो गई। प्रोसिक्यूशन काउंसिल वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा, 30 साल बाद ट्रायल शुरू हुआ, विटनेस ढूंढना, क्राइम सीन रिक्रिएट करना, सब कुछ फिर से करना पड़ा। और फिर आया वो दिन 20 अगस्त 2024 जिसका इन सर्वाइवर ने 32 साल तक इंतजार किया था। पास्को कोर्ट में जज रंजन सिंह ने नफीस चिश्ती, नसीम आलियास टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और जमीर हुसैन को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई और हर एक पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। जज ने अपने ऑर्डर में लिखा, हालांकि इन विक्टिम्स का दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ दर्द जरूर कम होगा। वो सर्वाइवर जो 1992 में 18 साल की थी, वर्डिक्ट सुनते वक्त 50 साल की थी, एक पूरी जिंदगी इस केस के इर्द गिर्द घूमती रही। और संतोष गुप्ता जो 32 साल पहले इस कहानी को सामने लाए थे और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए गवाह बने थे, वर्डिक्ट सुनकर बोले, क्या इसे जस्टिस कह सकते हैं? एक जजमेंट जस्टिस नहीं होता। और दोस्तों, यह लाइन सुनकर मुझे पर्सनली एक बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। हम एक आम इंसान की तरह सोचे तो हम इस सिस्टम से क्या उम्मीद करते हैं? बस इतना ही ना कि जब गलत हो तो उसे रोका जाए, जब कोई पीड़ित हो तो उसे सुना जाए और जब कोई क्रिमिनल हो तो उसे सजा मिले। यह कोई बड़ी मांग नहीं है, यह तो बेसिक है। लेकिन इस केस में देखो, कैंपेन आई, दबा दी गई, खबर छपी, इग्नोर कर दी गई, FIR हुई, तब जाकर एक्शन हुआ और तब भी 32 साल लग गए। हम यह नहीं कह रहे कि सिस्टम ने कुछ नहीं किया, इवेंचुअली किया, लेकिन इवेंचुअली और 32 साल बाद यह दोनों एक ही बात है। जब विक्टिम की पूरी जिंदगी बीत जाती है उस इंतजार में। और सबसे दुखद बात यह है कि यह कोई अकेला केस नहीं है। हम सब जानते हैं, हर कुछ सालों में एक नया केस आता है, हम आउटरीच करते हैं, कैंडल मार्च होती है, न्यूज चैनल पर डिबेट होती है और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। वो केस अगले केस तक के लिए भूल जाता है और उस केस की विक्टिम वो अकेले उस दर्द के साथ बैठी रहती है वर्षों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी। यह सिस्टम की कमजोरी है या हमारी? शायद दोनों की। दोस्तों, यह वीडियो किसी को विलेन बनाने के लिए नहीं था, किसी रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को ब्लेम करने के लिए नहीं थी। जो लोग इस केस में शामिल थे वो क्रिमिनल थे बस। और यह वीडियो उन लड़कियों के लिए थी जिनके नाम हम नहीं जानते, जिनके चेहरे हम नहीं देख सकते, लेकिन जिनकी कहानी 32 साल तक दबी रही और जिन्हें यह दुनिया वो नहीं दे पाई जिसकी वो हकदार थी। उन सबको जो इस दौर से गुजरी और जो चली गई, यह वीडियो उनकी याद में है। उन सर्वाइवर्स को जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में जो झेला, डिकेड बाद भी खड़ी रही। आपकी हिम्मत को सलाम। और संतोष गुप्ता जिनकी एक कलम ने वो काम कर दिया जो पूरा सिस्टम नहीं कर सका, आपको दिल से नमन है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर जरूर करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस तरह के केसेस में न्याय कभी पूरा मिलता है और क्यों? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।